संक्षिप्त में कहूँ तो पीछे उत्साहित भीड़, ये अखिलेश यादव का रथ है और मेरे सामने अखिलेश यादव, वही अखिलेश यादव जो 5 साल तक यूपी के मुख्यमंत्री रहे और अब एक बार फिर सत्ता की दावेदारी के लिए विजय रथ लेकर निकले। 25 जिलों में घूम चुके हैं, 50 जिले बाकी हैं, लेकिन आज ही अखिलेश यादव आपके लिए रंग में भंग जैसी खबर आ गई। आज रायबरेली में कल थे, आज है, अभी 50 जिले बाकी हैं और आज ही रंग में भंग की खबर आई कि आपके बेहद करीबियों पर इनकम टैक्स ने छापे मार दिए। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का चुनाव लड़ने का तरीका है। जब ये बौखला जाते हैं, जब लड़ाई हारने लगते हैं, बंगाल में क्या हुआ, क्या नहीं अपनाया उन्होंने, हर चीज़ का इस्तेमाल किया, केंद्र की जितनी भी एजेंसीज़ हैं उनको लगाया, इलेक्शन कमीशन का जितना भी दुरुपयोग कर सकते थे वो किया, सेंट्रल फोर्सेस का जितना दुरुपयोग कर सकते थे वो किया, अपने हिसाब से पूरा इलेक्शन तय किया कि किस फेज़ में किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी बार चुनाव होगा। लेकिन उसके बावजूद भी जनता ने इन्हें सबक सिखाया। ये कितनी भी सेंट्रल एजेंसीज लगाते हैं और पूरा देश जानता है, जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा, जैसे जैसे इनको हार का डर सताएगा, ये इसी तरीके से दिल्ली की एजेंसियों को समाजवादी पार्टी के जो करीबी लोगों के होंगे उन तक ये पहुंचने का काम करेंगे। लेकिन जनता ने मन बनाया है, ये चुनाव हमारा नहीं है, ये जनता परिवर्तन चाहती है, किसान का इंकलाब है, नौजवानों का इंकलाब है। ये इंकलाब इस बात का ये बदलाव चाहते हैं क्योंकि पिछले 4.5 साल में जिस तरीके से जनता को दिक्कत पैदा की है, हर चीज़ की किल्लत हुई है, लोगों का जिल्लत का सामना करना पड़ा है। ऐसी भाजपा सरकार जिसने परेशानियां दी हों, दिक्कत पैदा की हो, किल्लत की हो और जिल्लत दी हो, उस सरकार को जाना ही है उत्तर प्रदेश से और नई सरकार आएगी, बदलाव होके रहेगा। मैं एक काउंटर सवाल करने से पहले बता दूं कि आज प्रधानमंत्री मोदी भी शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया और आज उन्होंने एक नया नारा दिया। यूपी के लोग कहते हैं योगी है उपयोगी, यूपी के लिए ये उन्होंने नारा दिया। इस नारे का जवाब आप कुछ दे रहे हैं शायद? नहीं, ये पहले तो योगी प्लस यूपी। मैं बात तो समझ गया। वो ये कह रहे हैं कि यूपी के लिए योगी उपयोगी हैं। ये उपयोगी नहीं है, ये अनुपयोगी हैं। इन्होंने जो भी परीक्षा कराई, आज तक परीक्षा पूरी नहीं हो पाई, पेपर लीक हुए या परीक्षा रद्द हुई। अभी हाल ही में 20 लाख बच्चे जो टीईटी दे रहे थे उनका परीक्षा लीक हो गया, पेपर लीक हो गया। तो ये योगी हैं क्या अनुपयोगी हैं? इनकी सरकार में फेक इनकाउंटर हो रहे हैं, फेक एनकाउंटर करने वाली सरकार अनुपयोगी है। ये वो योगी हैं जिन्हों की सरकार में सबसे ज़्यादा कस्टोडियल डेथ हो रही है। ये वो अनुपयोगी सरकार है जिसमें सबसे ज़्यादा किसानों की आत्महत्या हो रही है। ये वो अनुपयोगी सरकार है जो आरक्षण से खिलवाड़ कर रही है। ये अनुपयोगी सरकार वो है जिसने झूठे विज्ञापन का प्रचार किया, अमेरिका की फैक्ट्री दिखाई, बंगाल का फ्लाईओवर दिखाया, डैम दक्षिण भारत का दिखाया। इससे ज़्यादा अनुपयोगी सरकार क्या हो सकती है? इन्होंने लगातार सरकार में रह कर के दूसरों के काम अपने काम बनाए, दूसरों के काम में अपना नाम जोड़ा, लेकिन जनता जानती है ये नाम बदलने वाली सरकार, इसका भी नाम बदलेगी जनता और आने वाले समय में ये अनुपयोगी बिस्ट के नाम से जाने जाएंगे। अच्छा चलिए, ये तो आपने प्रधानमंत्री के बयान का जवाब दिया। ये अखिलेश यादव का स्टाइल है, ये नजर रखते हैं कि प्रधानमंत्री और योगी क्या बोलते हैं, उसका जवाब ये अपनी रैलियों में देते हैं और ये सामने भीड़ उत्साहित है। हालांकि रैली में इनका भाषण खत्म हो चुका है। अब जो पहला सवाल था उसका एक काउंटर बनता है अखिलेश जी कि जो 3 लोग जिनके घरों पर दफ्तरों पर छापे पड़े, राजीव राय, जयनेंद्र यादव, मनोज यादव, उसमें एक जयनेंद्र आपके ओएसडी रहे, राजीव राय आपके प्रवक्ता है, तो क्या आपको भी डर लग रहा है? क्या एजेंसियाँ आपको भी शिकंजे में ले सकती है? देखिए, राजीव राय हमारी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, पार्टी को डिफेंड करते हैं जगह जगह जा कर के। ये राजीव राय जी पे छापा मारना, हमारी ऑफिस में जो काम देखते हैं उन पर छापा मारना या जो करीबी लोग हैं उनके छापा मारना है, ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हताश हो चुकी है, निराश हो चुकी है। ये चुनाव छापा मार के चुनाव हार गए हैं।
सोचा है। ये जानते हैं कि इन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता को धोखा दिया है और अगर ये कर्मचारियों तक जा रहे हैं तो कल को दूसरी सरकार आएगी, वो भी इनके कर्मचारियों के छापा मारेगी। ये संस्कृति जो बीजेपी अपना रही है, ये बीजेपी इसलिए अपना रही है कि उसे हार का डर है। और यूपी में आप देखिएगा जैसे जैसे हार के करीब पहुंचेंगे, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आना बड़े पैमाने पर शुरू होगा। जैसे जैसे ये हारने लगेंगे, इन सेंट्रल एजेंसियों का भी दुरुपयोग उसी तरीके से बढ़ेगा। अब एक सवाल आता है, वही जो आपने योगी अनुपयोगी जरूर कहा, लेकिन जितनी रैलियां हो रही योगी आदित्यनाथ, वो एक तरह से कह रहे हैं कि माफिया राज हम खत्म करेंगे। यूपी में माफिया राज था, गुंडों का राज था, लड़कियां सुरक्षित नहीं थी। यही बात आज प्रधानमंत्री मोदी ने शाहजहांपुर में भी कही कि लड़कियां निकल नहीं सकती थी। एकदम उस माहौल को योगी ने खत्म किया, इसलिए योगी जरूरी है। आप मुझे बताइए पूरे देश में किस प्रदेश में आईपीएस फरार है? आईपीएस पे आरोप है कि एक की हत्या की है, आज वो आईपीएस फरार है। आईपीएस पे भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। इनके सांसद विधायक गांव में नहीं घुस पाए, इनके सांसद कूटे गए। और जो इस तरह का आरोप लगा रहे हैं माफियाओं का, लखीमपुर में क्या हुआ? लखीमपुर में किसान बेचारे अपने आंदोलन कर रहे थे, अपने सम्मान की लड़ाई लड़ रहे थे, पीछे से आकर के जीप ने किसानों को कुचला। कुचलने वालों पर जांच में नाम आ गया। क्या वो अपने मंत्री के, गृह राज्य मंत्री के घर पर बुलडोजर चलाएंगे जिनका नाम आ गया? उन परिवारों में जिनकी हत्या हुई किसानों के, क्या उनको न्याय दिलाएंगे? जब गृह राज्य मंत्री का नाम आ जाए, उनके बेटे का साजिश में नाम आ जाए, तो इससे बुरा और क्या हो सकता है? कम से कम सरकार को अब उत्तर प्रदेश के तमाम माफियाओं की सूची जारी करनी चाहिए। ये सरकार माफियाओं की सूची जारी क्यों नहीं कर रही है? नहीं, ये सरकार तो कहती है कि हमने अतीक अहमद को बंद कर दिया, उनकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली, मुख्तार अंसारी का जिक्र करते हैं। अमित शाह यहाँ तक कहते हैं कि पहले लड़कियाँ सुरक्षित थी, अभी आधी रात को लड़कियाँ जेवर पहनकर, गहने पहनकर 12 बजे रात को स्कूटी से जा सकती हैं। और उत्तर प्रदेश की जनता हाथरस की बेटी को कैसे भूल जाएगी? क्या हाथरस की बेटी का किस तरीके से इन्होंने सरकार में रह करके न्याय नहीं दिला पाए? आगरा में वो वाल्मीकि समाज कैसे भूल जाएगा जिसके बेटे की कस्टोडियल डेथ हुई? कासगंज में वो बेटा जो नौजवान था, उसकी जान ले ली पुलिस ने। एक सेल्फी लेने वाला जौनपुर में नौजवान बच्चा अपनी फिल्म बना रहा था सेल्फी से, उसकी जान ले ली पुलिस ने। आज पुलिस सबसे ज़्यादा कस्टोडियल डेथ कर रही है, तो इसका जवाब क्या है? और फिर मुझे ये बताएं, बनारस और चंदौली का माफिया कौन है? मिर्ज़ापुर का माफिया कौन है? आपके जौनपुर का माफिया कौन है? आखिरकार माफियाओं की सूची सरकार क्यों नहीं जारी कर रही है? और ये पहले मुख्यमंत्री होंगे जिन्होंने अपने आपराधिक मुकदमे में वापस लिए होंगे। क्या मुख्यमंत्री बताएंगे कि मुख्यमंत्री बनने से पहले क्या उन पर आपराधिक मुकदमे नहीं थे? क्या प्रधानमंत्री ये बताएंगे कि मुख्यमंत्री पर और उप मुख्यमंत्री पर दोनों पर मुकदमे थे? आज भी कई मुकदमे उप मुख्यमंत्री के कोर्ट में चल रहे हैं। लेकिन आपने जैसे कहा कि माफिया की सूची जारी करेंगे, कुछ जिलों का नाम लिया, कौन माफिया, जरा बताइए। मैं ये जानना चाहता हूँ सरकार से, क्या भारतीय जनता पार्टी में जो व्यक्ति है वो माफिया नहीं बचता? आखिरकार कौन लोग हैं जो जौनपुर के माफिया कहे जाते हैं? वो कौन लोग हैं जो चंदौली के माफिया कहे जाते हैं? वो कौन लोग हैं जो बनारस के माफिया कहे जाते हैं? वो कौन लोग हैं जो भदोही और मिर्ज़ापुर के माफिया हैं? वो कौन लोग हैं जो बुंदेलखंड के माफिया हैं? कम से कम सरकार बताइए माफिया कौन है? अब जैसे मैं चूँकि चुनाव में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप होते हैं, मैं आरोपों की ही बात करूंगा जो बार बार योगी आदित्यनाथ या प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं। जैसे आज की रैलियों में भी उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले सड़क पर कट्टा लहराने वाले दिखते थे, अब उन पर बुलडोजर चलता है। पहले लड़कियां सुरक्षित नहीं थी, जिक्र मैंने किया, कभी भी दंगे हो जाते थे, आग लग जाती थी, आज हालात बदल गए। तो ये आप पर एक सबसे बड़ा आरोप चिपकाने की कोशिश होती है कि आपके 5 साल के राज में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल चौपट था, जिसको योगी आदित्यनाथ ट्रैक पर लाए। पूरी बीजेपी इसी नैरेटिव के साथ चुनाव मैदान में आपको लखनऊ राजधानी करने की कोशिश की। लखनऊ राजधानी में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाला उसकी विवेक तिवारी की हत्या कर दी गई। कौन भूल जाएगा वो हत्या? बुंदेलखंड में अवनीश यादव की एक हत्या कर दी गई। नोएडा में एक जिम ट्रेनर था, उसको इतनी पुलिस ने अन्याय किया कि आज वो अपने बेड पर है। ऐसी कितनी घटनाएं हम
तब मैं इस रथ पर हूँ। 2 दिन से रायबरेली में हूँ। और रायबरेली को अगर राजनीतिक तौर पर देखें तो 2012 में रायबरेली की 6 में से 5 सीटों पर शायद समाजवादी पार्टी का कब्जा था, लेकिन 2017 में 3 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस, 1 पर सपा, लेकिन उसमें से भी एक बीजेपी के कांग्रेस की आदित्य सिंह बीजेपी का दामन थाम चुकी है। तो रायबरेली की बात करने से पहले अखिलेश जी एक बार फिर से कि आप विजय रथ लेकर निकले, 75 जिले घूम चुके, 50 जिले बाकी हैं, तो विजय के बाद विजय रथ लेकर निकलता है, तो आप पहले 2 महीने पहले निकल चुके हैं। ये समाजवादी विजय रथ इसलिए कि किसानों को विजय दिलानी है। ये समाजवादी विजय रथ इसलिए कि जो नौजवान बेरोजगार हैं उनको रोजगार की विजय दिलानी है। ये विजय रथ इसलिए कि जो संविधान की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, लोगों को अपमानित कर रहे हैं, उनका सम्मान दिलाने के लिए समाजवादी विजय रथ जनता के बीच में जनता का समर्थन मांगने, इसका सहयोग मांगने आया है। निकले जिससे कि उनके सहयोग और समर्थन मिले। लेकिन जिस तरीके से मैंने देखा है इतने जिले घूमने के बाद अब जनता सीधा चुनाव लड़ रही है। हम माध्यम जरूर है समाजवादी पार्टी, लेकिन विकल्प के रूप में समाजवादी पार्टी खड़ी है और जनता ने समाजवादी पार्टी को विकल्प के रूप में खड़ा कर दिया है। इस बार जनता का चुनाव सरकार हटाने के लिए हो रहा है। अब ये बताइए आपका क्या कैलकुलेशन है जिससे लगता है कि आपको यूपी में 202 से ज़्यादा सीटें मिलेंगी? बहुमत के लिए 202 चाहिए, 403 की विधानसभा है। आप एक बार किसी इंटरव्यू में शायद आपने 400 भी बोल दिया, लेकिन बहुमत का आंकड़ा का कैलकुलेशन क्या है? ये अलग बात है कि आपने छोटे छोटे दलों से गठबंधन किया है, चाहे राजभर की पार्टी हो, चाहे केशव देव मौर्य की पार्टी हो, आपका कैलकुलेशन क्या है? मेरी कोशिश रही कि क्षेत्रीय दलों को साथ लाएं, उसी क्षेत्रीय दलों को साथ ला करके अपने साथ जोड़ें। उसमें सबसे पहले ओम प्रकाश राजभर जी को मैं साथ लाया, मान दल को साथ लाया, डॉक्टर संजय चौहान जी को साथ लाया, जैन चौधरी जो वेस्टर्न यूपी के चौधरी चरण सिंह जी के विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं उनको साथ लाया। और फिर मैंने एक प्रसपा जो पार्टी है उसको भी मैं लेके आया साथ। चाचा क्यों नहीं बोल रहे? चाचा, क्योंकि चाचा तो हैं लेकिन चाचा ये एक पॉलिटिकल पार्टी भी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उनके भी दल को मैं साथ लाया। मुझे याद है, बीच में बोल रहा हूँ, आपने जब ट्वीट किया उनसे मुलाकात के बाद 2 दिन पहले, जिसमें आपने लिखा प्रसपा के अध्यक्ष से मुलाकात, तो बहुत लोगों ने कहा कि भाई उनके चाचा भी हैं, चाचा का जिक्र करने से क्यों बच रहे, एक प्रसपा के अध्यक्ष के तौर पर क्यों चर्चा? एक चाचा वाला रिश्ता तो रहेगा मेरा, वो एक सम्मान और सम्मान देने का रिश्ता है, वो मेरा रिश्ता बना रहेगा। लेकिन क्योंकि उनकी एक पॉलिटिकल पार्टी भी है, इसलिए मैंने ये कहा कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात हुई है मेरी। तो क्षेत्रीय दलों को लाने का मकसद यही था कि जिन लोगों ने पिछली बार भाजपा के साथ खड़े होकर के भाजपा की सरकार बनाई है, इस बार वही दल भाजपा के लिए दरवाजे बंद कर देंगे और वो बाद में सिटकनी लगा देंगे, जिससे भाजपा उत्तर प्रदेश में ना आ सके। ये आप कह रहे हैं ना, लेकिन भाजपा कह रही है उन्होंने गन्ना किसानों को 1.5 लाख करोड़ का भुगतान किया जो अखिलेश यादव के राज में बकाया था। बीजेपी कह रही है 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित किए, एमएसएमई बाकी सेक्टर से 4.5 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार दिया, नौकरी दी, माफ करें, और उसके बाद घर घर में उज्ज्वला है, राशन है। तो उन्होंने कहा ये पूरे यूपी को तो हमने नंबर 1 बना दिया हर चीज़ में। भारतीय जनता पार्टी आज भी झूठ बोल रही है। ये सही है कि आज किसानों के सामने संकट है। बिजली महंगी किसने की, खाद के लिए लाइन में किसने लगाया, खाद की बोरी में से चोरी किसने की, आज भी गन्ने का बकाया है, आज भी कई हज़ार करोड़ किसान गन्नों का बकाया है। आज किसान को पानी मुफ्त नहीं है, जो सुविधा किसानों को समाजवादी सरकार में मिल रही थी वो सुविधाएं छीन ली गई। अनाज पहले नवंबर तक दे रहे थे राशन, अब कह रहे हैं मार्च तक देंगे। हम उससे जानना चाहते हैं मार्च के बाद गरीब कहाँ खाना खाएगा। इसी तरीके से नौकरी का झूठा सपना दिखाया, टीटी की परीक्षा रद्द हो गई, उसका पेपर लीक हुआ, आज तक कोई परीक्षा सरकार ने कराई हो या परीक्षा कैंसिल हुई है या उसका पेपर लीक हुआ है, तो इसका जवाब सरकार के पास क्या है? ठीक है, उसका सरकार जवाब अपने हिसाब से प्रधानमंत्री योगी दे रहे हैं, लेकिन आप जितने भाषण में सुन रहा था यहाँ भी और पिछली सभा में भी, आप बाबा बाबा करते हैं। लोग ये कहते हैं कि आप इस बार मोदी को लेकर जो प्राथमिकता पहले रही है, प्रधानमंत्री मोदी का स्ट्रेटजिकली आप शायद सीधे निशाने पर नहीं लेते, तो कहीं ये कोई स्ट्रेटजी है सिर्फ बाबा को निशाने पर ले या कोई इसकी और वजह है? भाई इस चुनाव के दूल्हा तो बाबा मुख्यमंत्री हैं, इस चुनाव के दूल्हा तो बाबा मुख्यमंत्री हैं।
तो बाबा मुख्यमंत्री को बीजेपी पीछे क्यों कर रही है? अभी एक जो वीडियो वायरल हुआ कि जहाँ पर प्रधानमंत्री उन्हें पीछे छोड़ के चले गए, वो पैदल पैदल जा रहे थे, जो पैदल पैदल जा रहे थे, जो पैदल पैदल जा रहे थे। जनता पैदल तो करेगी करेगी। ये चुनाव उत्तर प्रदेश की सरकार बनाने का और हटाने का मुख्यमंत्री का है, इसलिए ये जनता जानती है, उत्तर प्रदेश की जागरूक जनता है, वो जानती है प्रधानी में किसको वोट देना है, सदस्य में किसको वोट देना है। तो ये चुनाव उत्तर प्रदेश के भविष्य का है, उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पे ले जाने के लिए है। उन्होंने देखा है कि किस तरीके से डायल 100 पुलिस को सुविधा दी गई थी, किस तरीके से एम्बुलेंसें चली थी, किस तरीके से मेडिकल कॉलेजेस बने थे, यूनिवर्सिटीज़ बन रही थी, लैपटॉप मिल रहा था, समाधि पेंशन मिल रही थी, बेरोजगारी भत्ता भी दिया था। वो जनता जानती है, इसलिए ये चुनाव उत्तर प्रदेश के भविष्य का है, दिल्ली का चुनाव नहीं है। दिल्ली वाले आकर के इस चुनाव को अपने आमने सामने करना चाहते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि इस बार अनुपयोगी सरकार को उत्तर प्रदेश से हटाएंगे। योगी सरकार को अखिलेश यादव अनुपयोगी सरकार बोल रहे हैं, और चूंकि प्रधानमंत्री ने कहा कि यूपी योगी प्लस यूपी के लिए योगी है उपयोगी, ऐसा कुछ आज शाहजहाँपुर ने कहा। अभी आपने इसी भाषण में शायद अनुपयोगी विश्व भी कहा योगी आदित्यनाथ को, क्योंकि वो समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे था, उसका नाम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कर दिया, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया, डायल 100 को 112 बना दिया। तो हम लोगों ने भी तय किया है कि मुख्यमंत्री जी का इस बार नाम बदल देते हैं, तो इसीलिए नाम बदल के अनुपयोगी विश्व कर दिया गया नाम। एक आरोप बीजेपी के नेता आप पर लगाते हैं कि कोरोना काल में जब बहुत संकट का वक्त था, ऑक्सीजन की कमी थी, लोग बहुत परेशान थे, अस्पताल के बाहर भीतर घरों में, ऐसे वक्त में सिर्फ हमने काम किया। मतलब बीजेपी का नेताओं का कहना, योगी आदित्यनाथ का, अखिलेश यादव तो गायब थे, विदेश में थे, विपक्ष ने कुछ किया नहीं। अब वो चुनाव के समय रथ लेकर निकल पड़े। योगी होकर के झूठ बोलने, इसलिए नाम उनका अनुपयोगी है। अगर कोई भी समाजवादी पार्टी का मदद करने जा रहा था तो उस पर ये सरकार से मुकदमे लगा रहे थे, घर से निकलने नहीं दे रहे थे। और सबसे ज़्यादा मदद अगर किसी ने की, जब मजदूर घर लौटे तो समाजवादी पार्टी ने मदद की। एक एक मजदूर जिसकी जान गई, 90 मजदूरों की उत्तर प्रदेश में जान गई जो घर नहीं पहुंच पाए, उन परिवारों की 1-1 लाख से मदद समाजवादियों ने की। कोरोना में दवाई हो, ऑक्सीजन हो, खाना हो, जो कुछ हम लोग कर सकते थे अपने साधनों से किए थे। ये जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की थी कि सरकार मदद करेगी गरीबों की। जब गरीबों को सबसे ज़्यादा मदद की ज़रूरत थी, उस समय गरीबों को अनाज छोड़ने का काम सरकार ने किया था। जो सरकार की जिम्मेदारी थी वो जिम्मेदारी विपक्ष पे थोप रहे, वो इसलिए क्योंकि ये सरकार न दवाई दे पाई, न बिस्तर दे पाई और न ऑक्सीजन दे पाई। और आज दुख की बात है कि ऑक्सीजन को लेकर के दिल्ली ने तो कहा ही कहा, उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी कहा कि बिना ऑक्सीजन में किसी की जान नहीं गई। मैं ये कहता हूँ कि अगर ऑक्सीजन और दवाई और बिस्तर मिल गया होता तो न जाने कितने लोगों की जान बच जाती। जिस विधानसभा में हम लोग खड़े हैं, यहाँ के भी विधायक कोरोना से एक्सपायर हुए हैं, उनका बेटा भागता रहा, घर परिवार का भागता रहा कि इलाज हो जाए, लेकिन ये सरकार जो अपने मंत्री को न बचा पाई हो, जो सरकार अपने विधायकों को न बचा पाई हो, कोरोना से मर गई होगी, वो विपक्ष के लिए क्यों सवाल खड़ा करती है? अब एक सवाल उठता है अखिलेश जी, जो इस चुनाव में बार बार कहा जाने लगा है और वही नैरेटिव की तरफ प्रचार जा रहा है कि नमाजवादी पार्टी के लोग हैं या औरंगजेब के समर्थक लोग हैं, स्वतंत्र देव सिंह से लेकर बीजेपी नेता कह रहे हैं। और आपके उस जिन्ना वाले बयान का जिक्र करते हुए हम हैं गन्ना की बात करते, अखिलेश यादव जिन्ना की बात करते। ये बात जेपी नड्डा से लेकर और अमित शाह से लेकर योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। तो लगता है जिन्ना का शब्द आपके मुंह से निकला और एक जिन्न की तरह बोतल से जिन्ना निकल गया और आपके गले की फांस तो नहीं हो गया। जो पैदा करे खाई वो है भाजपाई, जो पैदा करे खाई वो है भाजपाई। जहाँ तक मेरा सवाल है, जो मैंने कहा, मैंने केवल इतना कहा कि एक ही इंस्टीट्यूशन में ये तमाम लोग पढ़े हैं, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं कहा। और एक ही इंस्टीट्यूशन के पढ़े हुए लोगों के रास्ते क्या क्या हैं कि सरदार पटेल जो लौह पुरुष के नाम से जाने जाते, उन्होंने देश को एक करने का काम किया, ये मैंने कहा। मैंने कहीं भी
किसी व्यक्ति की तारीफ़ नहीं की। अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि मैंने किसी की तारीफ़ की है तो जा कर के अपने नेता का पढ़ें, जो उन्होंने क्या कहा था, और उनके ही नेता ने किताब लिखी थी, कम से कम अपने नेता को पढ़ें कि उन्होंने इस बारे में क्या कहा था। भारतीय जनता पार्टी को जसवंत सिंह जिन्होंने जिन्ना पर किताब लिखी, और अडवाणी जी का स्टेटमेंट, अडवाणी का जो 2005 में गए थे जिन्ना की कब्र पर, लेकिन अडवाणी जी को तो उसी वजह से बीजेपी से बाहर जाना पड़ा, अध्यक्ष पद से कुर्सी गई। जो स्टेटमेंट मैंने कोई किसी की तारीफ नहीं की, मैंने केवल ये बताया कि आज़ादी की लड़ाई में जितने लोग थे वो एक इंस्टीट्यूशन से पढ़े थे, लेकिन रास्ते कितने अलग अलग थे। लेकिन मैं बीच में फिर कहूँगा, चूँकि ये बात बहुत चलेगी 2 महीने, आप जानते हैं कि आपने 3-4 स्वतंत्रता सेनानियों का नाम लेकर ये कहा कि एक ही संस्थान में पढ़े और सबका आज़ादी की लड़ाई में योगदान, ऐसा कुछ कहा। तो उसमें जिन्ना के नाम पर लोगों का एतराज़ इसलिए क्योंकि जिन्ना को विभाजन के लिए जिम्मेदार मानते हैं, और बीजेपी के लोग इसी नैरेटिव को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि आपने सबको एक तराजू में तौल दिया। मुझे तो ये बताएं कि भारतीय जनता पार्टी जिस रास्ते पे चल रही है उनके लोगों का आज़ादी में क्या योगदान था? क्या उनके लोगों का योगदान था आज़ादी दिलाने में? और जहाँ तक मेरे स्टेटमेंट का है, केवल मैं इंस्टीट्यूशन के बारे में कह रहा था कि ये सभी जितने स्वतंत्रता आंदोलन में थे वो सब एक इंस्टीट्यूशन से पढ़े थे, लेकिन सरदार पटेल जी ने लड़ करके देश को एक किया और इस देश को आज़ादी दिलाने में और एक रखने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। अखिलेश जी, आपने लाल टोपी पहनी है और आपके समर्थक भी लाल टोपी पहनते हैं, तस्वीर में दिख रहे हैं, उसमें भी कुछ लाल टोपी वाले दिख रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने लाल टोपी को गोरखपुर में खतरे की घंटी कहा कि लाल टोपी वालों से बच के रहना, ये खतरे की घंटी है, सावधान रहना इनसे। ये भारतीय जनता पार्टी जानती है, ये लाल टोपी उनके लिए खतरे की घंटी है। खतरे की घंटी इसलिए कि यही लाल टोपी वाले लोग इनको सत्ता से बाहर कर रहे हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं जानते ये बात कि ये लाल टोपी जयप्रकाश नारायण जी लेकर के आए थे। जब वो रूस की क्रांति से प्रभावित हुए तो लाल रंग को लेकर के वो यहाँ आए थे। उसके बाद लाल टोपी लोगों ने पहनना शुरू किया। इस लाल टोपी का जनेश्वर मिश्र जी ने पहना है, इस लाल टोपी को ब्रजभूषण तिवारी जी ने पहना है, इस टोपी को मोहन सिंह जी ने पहना है, इस लाल टोपी को नेताजी ने पहना है, और न जाने कितने संघर्ष आंदोलन इस लाल टोपी को पहन कर के हुए हैं। उत्तर प्रदेश में सरकार कई बार बनी है और उत्तर प्रदेश को नई दिशा में ले जाने का काम समाजवादियों ने किया। ये लाल रंग का महत्व नहीं समझते हैं। लाल रंग जहाँ क्रांति का है वहीं हमारे इमोशन का भी रंग है। लाल रंग हमारे जोड़े का है, लाल रंग हमारी दुर्गा माँ की चुनरी का है, और लाल रंग ये वही है जब शादी होती है तो सिंदूर का रंग भी लाल है। ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग इस लाल रंग का महत्व नहीं समझेंगे। हमारे आपके शरीर में अगर खून बह रहा है तो हमारा आपका लाल है, कम से कम वो वाले तो नहीं जो काली टोपी पहन करके हमारा खून काला तो नहीं है। अब आखिरी 2 सवाल, चूँकि आपकी सभा ख़त्म हो गई है और सभा ख़त्म होने के बाद मैंने आग्रह किया और मैं छत पर हूँ और उसके बाद उन्हें जाना भी है। आखिरी 2 सवाल, एक तो ये कि आप जानते हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम का पिच तैयार करेगी। शमशान कब्रिस्तान पिछली बार भी प्रधानमंत्री मोदी कर चुके हैं। अब यहाँ भी केशव मौर्य का बयान से शुरू हुआ कि काशी और अयोध्या तो हो गया, मथुरा की तैयारी। तो इस पिच का अखिलेश यादव क्या जवाब देंगे जब हिंदुत्व के नाम पर फिर से बंदीकरण होगा? जैसे ही चुनाव आता है भारतीय जनता पार्टी धार्मिक चश्मे से चीज़ों को देखने लगती है, लेकिन उत्तर प्रदेश का किसान, नौजवान, व्यापारी और जिस तरीके से तकलीफ आई कोरोना के समय पर, जिस तरीके से निवेश को लेकर के झूठ बोला गया है, जनता में जनता के मुद्दे चलेंगे। ये इस बार कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं चलेगा जो बांट सकेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता समझ गई है कि जो बांटने की राजनीति करते हैं, जो नफरत की राजनीति करते हैं, वो सब भाजपा ही हैं। आखिरी सवाल, 5 साल आप सरकार में रहे, अगर आप सरकार में आते, अभी अगर ही कह सकता हूँ, तो कोई ऐसी चूक जो आपने की जिसको करेक्ट करना चाहेंगे? मैं जितना उत्तर प्रदेश को अच्छा दे सकता था मेरी कोशिश रही। इंफ्रास्ट्रक्चर में चाहे सड़क दी हो, मेडिकल कॉलेजेस दी हो, ट्रांसमिशन लाइन्स दिए हो, बिजली के उत्पादन को बढ़ाया हो, नए नए सब स्टेशन बने हो, नए नए जनरेशन प्लांट बने हो, या टेक्नोलॉजी को रिस्पॉन्स सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया हो, डायल 100 बनाया हो, या पुलिस के लिए
और काम करने के लिए अच्छी सुविधाएं दी हो। मैं ये भरोसा दिला सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, खुशहाली के लिए और रूल ऑफ लॉ काम करेगा। लॉ एंड ऑर्डर में अगर कोई गलती करेगा या कहीं किसी के साथ कोई भेदभाव होगा वो नहीं होने दिया जाएगा। रूल ऑफ लॉ काम करेगी आने वाले। इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत बड़ा वो बना रहे हैं, गंगा एक्सप्रेस में आज किया, पूर्वांचल एक्सप्रेस आप गीता और मैची कहते रहे, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर का वर्ल्ड क्लास वो बना रहे हैं। बीजेपी बना रही है। मुझे दुख होता है, अभी तक तो हमारे कामों का उद्घाटन कर रहे थे, हमारे शिलान्यास किए हुए प्रोजेक्टों का शिलान्यास कर रहे थे, उद्घाटन किए हुए का उद्घाटन कर रहे थे। बुंदेलखंड में गए तो हमारे चाचा का किया हुआ उद्घाटन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया। ये जो गंगा एक्सप्रेसवे है, ये मायावती जी का सपना था, कभी मायावती जी बनाना चाहते थे। जब इन सब के योजनाएं पूरी हो गई, जिनका उद्घाटन कर लिया, अब जाकर के मायावती जी की योजना का भी शिलान्यास कर रहे हैं। इससे बड़े दुख की बात और क्या हो सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे अखिलेश यादव और इनके रथ पर हूँ। इनकी यात्रा 25 जिलों में पहुँच चुकी है, 50 जिले बाकी है और अभी सभा इनकी खत्म हो चुकी है। तभी मैं यहाँ आया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। फिर मुलाकात होगी।